हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे डेमो क्लास। ठीक है, तो ये जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बच्चे चाहते थे कि जो है यूपी लेक्चरर की डेमो क्लास हो, तो डेमो क्लास यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। कल जो है मैंने आपको पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की पूरी पिक्चर जो है आपके माइंड में सेट कर दी थी सिलेबस की, और जो है जिसके अंदर मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। तो आज ये जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करवा चुकी हूँ, लेकिन वो जो था वो आपका टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए था। अब जो है थोड़ा सा हम नेट और गेट लेवल की बात करेंगे, क्योंकि जो लेक्चरर है उसका सिलेबस थोड़ा जो है अप लेवल का है। ठीक है, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आपको एसएस टाइम निकालना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा टाइम आपको इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना है, और जब तक फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये इस क्लास की मैं गारंटी लेती हूँ कि इस क्लास के बाद जो है आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में जो है दिक्कत नहीं होगी। जितना आज समझाऊंगी उतना जो है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है 100% कर लेना भाई, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में आराम से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट, आप वेरी इंपॉर्टेंट में जो है इस टॉपिक को डाल सकते हो। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, अभी तक आपने हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेस्ड ऑन असेसिंग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका इंडिपेंडेंट, या फिर आप उसको सैमुलटेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हो। ठीक है, तो एमओ का मतलब समझ जाना, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है आपका हायरार्किकल। हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने हायरार्की देखी थी, अभी तक आपने इंडिपेंडेंट नहीं देखा था। ठीक है, तो जब भी हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका इंडिपेंडेंट और सेकंड होता है आपका हायरार्किकल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को क्यों यूज किया जाता है, वो हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट की। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होता है। तो सबसे पहले बात करो, साइमल्टेनियस बोलो या इंडिपेंडेंट बोलो। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर आप साइमल्टेनियस भी बोल सकते हो, आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। अब देखो इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, यहाँ पर आप मानो कि भाई जो आपके मेमोरी जो है वो आपके लेवल्स में डिवाइडेड है, L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln। ठीक है, अब सपोज जो है जब आप कोई भी डेटा जो है सर्च करते हो, क्योंकि कंप्यूटर जो आपका सीपीयू वो क्या करता है, एड्रेस को जनरेट कर देता है, और जब एड्रेस को जनरेट करेगा तो भाई कहीं ना कहीं जो है पर्टिकुलर इन मेमोरी लोकेशन पे तो आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा। करते हो ना कि पहले डेटा को रजिस्टर में ढूंढते हो, फिर कैशे में ढूंढते हो, फिर मेन मेमोरी में ढूंढते हो, मेन में भी नहीं मिलता तो सेकेंडरी के पास जाते हो। ये सारी चीज़ें आपने हायरार्की में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही सीपीयू का काम है। सबसे पहले जाएगा L1 के पास। अगर इसको L1 पे ही डेटा मिल जाता है, मतलब यहाँ पर जो है आपका डेटा या ऑपरेशन जो है वो हिट कर जाता है, तो यहाँ से जो है सीपीयू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और जो है L1 से डेटा को उठा लेगा। समझ में आया कि जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सबसे पहले जो है L1 के पास जाएगी। L1 पे डेटा अगर उसको मिल जाता है तो भाई वहीं पे जो है डेटा को हिट करेगा और डेटा जो है वो L1 से ले लेगा। सपोज जो है आपको सीपीयू जो है वो L1 के पास गया और उसको डेटा वहाँ पर नहीं मिला, तो उन केस जो है वो कहाँ पर जाएगा, उसका जो रेफरेंस है वो कहाँ पर भेजेगा, नेक्स्ट लेवल पे भेजेगा, यानी कि L2 के पास आएगा और सीपीयू जो है वो L2 के पास आएगा। जैसे ही सीपीयू L2 के पास जाएगा और सपोज जो है यहाँ पे जो है इसको डेटा मिल गया, यहाँ पे इसको डेटा मिल गया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे डेटा मिला तो क्या ये L2 वाला डेटा L1 में जाएगा फिर सीपीयू के पास जाएगा, या फिर डायरेक्ट जो है L2 से डेटा सीपीयू के पास आएगा। तो इन केस में इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको डेटा जो है L2 पे मिल जाता है तो डायरेक्ट जो है L2 से डेटा कहाँ पर आएगा, सीपीयू के पास। लेकिन अगर मैं हायरार्की की बात करूँ, हायरार्की क्या होता है आपका, रजिस्टर, कैशे, और रजिस्टर में ही आपके क्या होते हैं, सीपीयू होते हैं, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी, यही होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको डेटा रजिस्टर में मिल जाता है तो आप जो है रजिस्टर से ही डेटा, मतलब रजिस्टर में मिल गया, सीपीयू अपना काम कर लेगा। अगर रजिस्टर में डेटा नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं, कैशे मेमोरी के पास। अगर मुझे कैशे में मिल जाता है दैट्स ओके, जो है कैशे से सीपीयू जो है आपस में जो है डेटा जो है कैशे का डेटा जो है सीपीयू में आ जाता है। लेकिन अगर इन केस जो है कैशे मेमोरी में भी डेटा नहीं मिलता तो कहाँ पे जाते हैं, स्लो मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के पास जाते हैं। और फिर मेन मेमोरी में अगर डेटा मिल जाता है तो क्या डेटा डायरेक्ट सीपीयू के पास आ जाएगा, नहीं, डेटा जो है पहले कैशे के पास जाएगा देन जो है सीपीयू के पास आएगा। ये प्रोसीजर आपको समझने की जरूरत है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको यही है। क्या डिफरेंस है कि भाई इन केस में क्या होगा, अगर डेटा L1 पे मिलता है तो L1 सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपना काम करेगा, ठीक है। इन केस अगर डेटा L1 के पास नहीं मिलता तो कहाँ आएगा, L2 के पास आएगा। अगर L2 पे डेटा मिल जाता है, ऑपरेशन जो है वो हिट कर जाता है, तो डेटा जो है वो आपका L1 के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, सीपीयू के पास, ठीक है। सेम केस है, अगर डेटा आपको L2 पे नहीं मिलता तो सीपीयू जो है वो L3 के पास जाएगा, और L3 पे अगर डेटा हिट कर जाता है तो ये L3 वाला डेटा ना L2 के पास जाएगा ना L1 के पास जाएगा, डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, सीपीयू के पास। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है ये इंटरफेस करेगा सीपीयू से। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो है जो आपके लेवल्स ऑफ मेमोरी है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो आपके लेवल्स ऑफ मेमोरी है उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि L1, L2, L3, Ln सो ऑन जितनी भी आपके पास मेमोरीज हैं वो आपस में जो है इंटरफेस नहीं कर रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रही हैं। लेकिन इन केस ऑफ हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है डेटा जो है आपस में जो है देखो कम्युनिकेट कर रहा है, मेन से कैशे में आया, कैशे से सीपीयू के पास गया, सेकेंडरी से मेन में, मेन से कैशे में और कैशे से सीपीयू के पास जाता है। तो समझ में आया इंडिपेंडेंट और हायरार्की। बाकी अभी हम डिटेलिंग बात करेंगे, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ जी, अब आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीपीयू है वो आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली इंटरकनेक्ट करता है किससे, ऑल लेवल से। अब देखो सीपीयू इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले लेवल 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, सो ऑन जितने भी लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीपीयू है वो डायरेक्टली जो है इंटरफेस कर रहा है ऑल लेवल से, ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ऑल लेवल ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। तो जो सीपीयू है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है विद ऑल लेवल ऑफ मेमोरी, ठीक है। बट स्टिल जो है ये फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को, कि पहले देखो क्या कर रहा है ये सीक्वेंस को, ठीक है, पहले सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, लाइक L1 से L2 पे गया, सो ऑन Ln, मतलब ये आपका सीपीयू है, पहले जाएगा L1 के पास, फिर जाएगा L2 के पास, फिर L3 के पास, फिर जो है Ln के पास। जिस तरीके से उसको लेवल्स पे डेटा नहीं मिलेगा देन वो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट सीपीयू जो है वो लेवल 3 के पास चला जाए, नहीं, पहले वो लेवल 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक जो पैटर्न है उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा है, सीपीयू जो है वो सभी से कम्युनिकेट कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, जो कैशे में नहीं मिला तो जो है मेन में गए, मेन से उसमें गए, और फिर जो है डेटा जो है 1 बाय 1 करके आ रहा था। यहाँ पे जो है L1 पे, फिर जो है L2 से डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन हो रहा है किसके, सीपीयू के साथ, डायरेक्टली जो है हम लेवल से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कहाँ पर भाई, इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई सीपीयू जो है वो फर्स्टली जो है वो लेवल 1 के पास जाएगा, अगर लेवल 1 में उसको डेटा हिट कर जाता है तो इट्स ओके, जो है लेवल 1 से जो है डेटा सीपीयू अपने पास ले आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर लेवल 1 में उसको डेटा नहीं मिलता तो वो जो है लेवल 2 के पास जाएगा और लेवल 2 पे सर्च करेगा। अगर लेवल 2 पे डेटा मिल जाता है तो लेवल 2 से डेटा जो है सीपीयू के पास आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जो है आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के बाद आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे है, जैसे कि मैंने कहा कि इनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लाइन को भी लिख लेना, क्योंकि ना L1 L2 से कनेक्ट कर रहा है, ना L2 L3 से, ना L3 L3 से, ठीक है। देयरफॉर नो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कोई भी जो है कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होगे कि क्यों हम जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं, हायरार्किकल को ही क्यों नहीं यूज कर लेते। तो यहाँ पर देखो, इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एक एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब डेटा जो है आपको एक ही जगह मिलेगा। सपोज जो है L1 में एड्रेस स्टोर है आपका 101, ठीक है। अब इस 101 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो डेटा मिलेगा वो सिर्फ L1 में ही मिलेगा, वो डेटा ना आपको L2 में मिलने वाला, ना L3 में, ना L4 में, सो ऑन, ना ही Ln तक, ठीक है। मतलब अगर ये एड्रेस है 101 तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो डेटा जिस लेवल पे स्टोर्ड है वो आपको किसी और लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर सेम चीज में हायरार्किकल की बात करूं तो हायरार्किकल में क्या होता है कि जो डेटा जो है सेम एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डेटा जो है वो अदर उसमें भी मिल जाता है, लाइक कैशे में और जो है मेन मेमोरी में आपको सेम टाइप का डेटा मिल जाए, मेन मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में आपको जो है सेम एड्रेस पे सेम डेटा मिल जाए। तो ये जो है चांसेस हैं हायरार्की में, लेकिन जो है इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता है। सेम डेटा सेम एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपको एक ही डेटा मिलेगा, ना कि बार बार, और वो डेटा जो है एक ही लेवल पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सभी लेवल पे जो है वो डेटा मिल जाए। क्लियर है भाई, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड चीज देखो कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, है ना, कि इंडिपेंडेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि आपने ज्यादा जो पढ़ा है वो हायरार्किकली पढ़ा है। आप सोच रहोगे कि मैम इंडिपेंडेंट का हम यूज कहाँ करते हैं। तो इंडिपेंडेंट मेमोरी का जो यूज है वो सिर्फ उन जगह किया जाता है जहां पर हम पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन बनाते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन किया जाता है या डिजाइन किया जाता है, और जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम रैंडमली यूज करते हैं। आप अपने सिस्टम में, अपने फोन में कुछ ऐप आपके ऐसी होती है जो आप रैंडमली दिन में बार बार यूज करते हैं। कुछ ऐप ऐसी होती है जिनको 15 दिन में, 20 दिन में, या जो है 1 मंथ जो आपको लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनमें जो है कुछ वर्ड्स को रैंडमली जो है यूज किया जाता है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लिस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है जो बहुत ही रैंडमली वर्ड्स हैं उनको हम L1 में डालते हैं, फिर जो उससे कम है वो हम L2 में डालते हैं, जो बहुत ही लिस्ट होते हैं वो हम Ln के अंदर डालते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो है हम इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। क्लियर है भाई क्यों यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए, हाँ जी, इसके बाद आता है आपका हिट रेशो। क्या होता है हिट रेशो। अब आप ये सोच रहे होगे कि हिट रेशो क्या है। तो हिट रेशो वो होता है कि जहां पर आपको अपना डेटा मिल गया तो आप उसको कहोगे कि हिट हो गया, ठीक है। जहां पर आपको अपना डेटा नहीं मिला तो आप क्या कहोगे, मिस हो गया। तो हिट प्लस मिस जो है वो आपका बराबर होता है 1 के, ठीक है। और आप बोल सकते हो मिस बराबर है 1 माइनस हिट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको बोल सकते हो। तो हिट रेशो जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन, लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये सारी, ठीक है, इज हिट इन पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ जितने आप टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस यूज करते हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस इन लेवल ऑफ मेमोरी, ठीक है। सपोज जो है नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम आपने ऑपरेशन लगाया है कि भाई सीपीयू ने जितनी बार भी एड्रेस की डिमांड की है, सपोज जो है वो आपको लेवल 1 पे हिट कर गया, कितने टाइम हिट किया, 80% जो है वो हिट कर गया, और कितनी रेफरेंस भी 100 टाइम में, अब टोटल में 100 में से ही मार्क्स देते हैं, तो 100 टाइम में जो है 80 टाइम जो है वो लेवल 1 पे हिट कर गया। तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, 80/100। समझ में आया। तो हिट रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 80/100। क्लियर है भाई। अब हम देखते हैं एवरेज टाइम। तो अगर हम टी एवरेज टाइम को कैलकुलेट करें तो अब यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको चीजें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली समझ में आएंगी। L2, L3,
L4, ठीक है। सपोज L1 का जो हिट रेशो है वो है H1 और इसको असेस करने का जो टाइम है वो है T1। ऐसे ही L2 का जो हिट रेशो है वो है H2 और इसको असेस करने का टाइम है T2। ऐसे ही L3 की बात की जाए तो इसको जो हिट करने का जो टाइम है वो है H3 और इसको जो असेस करने का टाइम है T3। सपोज जो है यहाँ पे Tn मैं लगा रही हूँ, और एक सेकेंड, यहाँ पे Ln मैंने लगा दिया और इसको जो असेस करने का टाइम है वो है Hn। तो देखो भाई, अभी देखो ऊपर जितने भी मेरे पास लेवल थे उनके पास अगर आपको मेमोरी नहीं मिली, हिट करने का टाइम है, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको मिलेगा ही। अगर आपके सीपीयू ने कुछ ना कुछ एड्रेस जनरेट किया है तो उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डेटा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो आपका हिट रेशो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो असेस करने का टाइम है वो कितना हो जाएगा, T4, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं हमारा एवरेज टाइम। क्या निकालते हैं, एवरेज टाइम। सपोज जो है आप जो है सीपीयू से L1 के पास गए, सीपीयू से मैं L1 के पास गई तो हिट रेशो हो गया आपका H1 और इसको जो असेस करने का टाइम है वो हुआ T1, ठीक है। क्लियर है भाई। देखो मैं जो है L1 के पास गई तो उसका हिट रेशो क्या है, H1 है, और उसको असेस करने का टाइम क्या है, T1 है, ठीक है। अब देखो सपोज जो है वो आपको H1 के पास जो है डेटा नहीं मिला, सॉरी L1 के पास जो है आपको डेटा नहीं मिला, तो क्या हो गया, डेटा मिस हो गया। और मिस का मैंने आपको बताया था हिट इज इक्वल टू 1 माइनस, मतलब सॉरी मिस इज इक्वल टू 1 माइनस हिट। इसी तरीके से मिस निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस H1 और L2 को असेस करने का जो हिट टाइम है वो क्या है, H2। क्या है भाई, H2 है इसका जो हिट टाइम है, और इसको असेस करने का टाइम क्या है, T2। क्या है, T2, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट मेमोरी में क्या होता है, कम्युनिकेशन तो होता नहीं है इनके बीच में, इसलिए जो है डेटा L2 से L1 के पास तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट किसके पास जाने वाला है, सीपीयू के पास, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर ये खत्म। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज जो है आपको T2 पे भी डेटा नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, और इसको जो है इसका हिट रेशो क्या है, H3, और इसको असेस करने का टाइम क्या है, T3। क्लियर है भाई। ऐसे ही सो ऑन हम कब तक जाएंगे, जब तक हमें डेटा नहीं मिल जाता। तो 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, सपोज जो है 1 माइनस H, ठीक है, Hn, और इसको असेस करने का टाइम क्या है, Hn। और मैंने कहा था कि जब लास्ट में हम असेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है, ठीक है। और इसको असेस करने का टाइम क्या हो जाएगा, T की पावर Tn, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा टी एवरेज टाइम का। समझ में आया, टी एवरेज मतलब अगर आपको एवरेज टाइम का फॉर्मूला समझ में आया, देखो भाई इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझो कि भाई सब देखो सीपीयू से हम गए L1 के पास, L1 पे मुझे डेटा नहीं मिला, तो जो है L1 पे जाओगे तो इसका हिट रेशो क्या है, H1, और इसको असेस करने का टाइम क्या है, T1। ये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो मैंने कहा था कि जो सीपीयू है वो आपका ऑल लेवल्स ऑफ मेमोरी जो है कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जो है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है कि वो पहले H1 के पास जाएगा, देन H2 के पास जाएगा, देन H3 के पास, सॉरी L3 के पास, देन लास्ट में जो है Ln के पास, जब तक उसको डेटा जो है वो मिल नहीं जाता। इसलिए जो है हम पहले गए हमारे L1 के पास, तो L1 पे जो है ये वाली स्टेटमेंट बनी, फिर L2 के पास गए और हिट का रेशो मैंने बताया था, सॉरी मिस का रेशो क्या था, 1 माइनस H1, ठीक है, मिस हुआ। फिर जो इसको हिट करने का जो टाइम है वो भी तो आपको लगाना पड़ेगा, H2 जो है डॉट, इसको असेस करने का टाइम क्या है, T2, ठीक है, प्लस T3 के पास जाओगे 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, H3, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, और जो है इस तरीके से आपका फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा। आपसे एग्जामिनर फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए, और फॉर्मूला जो है वो रटना नहीं है, फॉर्मूला जो है आपको रटना नहीं है, बस इसको याद कर लो। अगर एक बार ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि भाई L1, L2, L3 इनमें के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट सीपीयू जो है ऑल लेवल्स ऑफ मेमोरी कम्युनिकेशन करता है, बट एक सीक्वेंस और फॉलो में करता है, तो आप अपने आप जो है ये टी एवरेज का फॉर्मूला जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की बात करूं मैं, तो एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में
टी एवरेज, जो भी आपने टी एवरेज निकाला था 1 में टी एवरेज जो है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो आपको जो है पूरा इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है कि नहीं? पूरा जो हमने इंडिपेंडेंट या साइमल्टेनियसली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है इसको यूज करने का, क्यों हम जो है इसमें जो है इसका जो टी एवरेज एसेस टाइम हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमने जो इसका डायग्राम बनाया, सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं क्या? अगर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को पूछिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है हायरार्किकल, है ना, हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आपको इंडिपेंडेंट समझ में आ गया तो ये भी जो है विद इन सेकेंड जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी, अब देखिए हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला डायग्राम तो आप सभी ने देखा ही है और बहुत बार जो है इसको अच्छे से याद भी किया होगा, है ना। और पहले जब हम थ्योरी में पेपर लिखते थे तो इसको किया भी होगा। सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पर आपकी मेन मेमोरी, यहाँ पर आपका कैशे और यहाँ पे आपके रजिस्टर्स। ठीक है, जो कि आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि जो आपके रजिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी जो है वो सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जब सीपीयू के अंदर है और वहीं पर उसको डेटा मिल गया तो वो तो बहुत ज़्यादा उसका असेस टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा और वो बहुत फास्ट भी होंगे। लेकिन जो है यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो इन सब के कंपैरिजन में सबसे कम है। ठीक है, साइज जो है वो इसका लेस है, लेकिन असेस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, असेस टाइम मोर है। अब साइज की बात करूँ तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो असेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्लो है ना। क्योंकि मेन हमारा काम होता है कि सीपीयू को जो है हम फास्ट करें। हमारी जो मेन जो हमारा जो कंप्यूटर का टारगेट है वो यही है कि हम सीपीयू को बहुत फास्ट करें, हमारा असेस टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सीपीयू हमारा आइडल नहीं हो और सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट असेस हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये मेन मेमोरी, ये कैश है और ये आपका रजिस्टर्स। ये आपने सबने देखा है, सबसे ऊपर जो है साइज सबसे कम होता है, सबसे नीचे जो है साइज सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर जो है असेस टाइम सबसे जो है ज़्यादा होगा और सबसे नीचे जो है असेस टाइम कम होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप चलोगे हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, देखो अगर डायरेक्ट जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से भी इंटरफेस करने लग जाए तो आप समझ सकते हो कि भाई मेन मेमोरी भी आपकी सीपीयू के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होती है ना। इसलिए जो है इनके बीच में हम कैश और रजिस्टर्स को लेके आए ताकि जो आपका जो सीपीयू है वो बहुत जल्दी जो है असेस कर सके डेटा को। तो ये हम यूज़ करते हैं, इज यूज्ड टू मिनिमाइज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, है ना, कि जो हम इनके बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जो है आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स आपको सारे साथ के साथ याद आते जाएंगे ताकि जो आप आगे भी देख सको कि हाँ ये चीज़ें क्यों यूज हो रही थी। इसलिए थोड़ा मैं आपको डिटेलिंग करवा रही हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो है आपका, थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ये है आपके रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स आपके कहाँ हैं? सीपीयू के अंदर। उसके बाद जो है आपकी ये क्या है? कैशे। कैशे के बाद है आपकी मेन मेमोरी और फिर है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब सीपीयू जो सबसे पहले जो डेटा को ढूंढेगा, अगर उसको डेटा कुछ सर्च करना है तो सबसे पहले डेटा को कहाँ ढूंढेगा? अभी खुद के पास तो ढूंढेगा। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोज करो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोज आपको जो है पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, एग्जाम्पल लेते हैं अपनी रियल लाइफ का, बिल्कुल, है ना भाई, आपको अपनी जो है पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की दिक्कत आ गई, है ना, तो आप
किसके पास ढूंढोगे? जिसके साथ आप सालों से बात नहीं कर रहे हो, या फिर जिससे आप बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे कांटेक्ट में हो, जिससे बात कर रहे हो, ठीक है। अब या तो जो है आपके घर वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपके बिल्कुल सबसे पास है। आप सबसे पहले उससे पूछोगे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, क्या अरेंजमेंट हो सकता है? अगर उसने मना कर दिया तो जो उससे थोड़ा सा दूर है आप उससे पूछोगे कि भाई क्या पैसे का इंतजाम हो सकता है। अगर उसने भी मना कर दिया तो जो उससे थोड़ा और दूर है तो आप उससे पूछोगे कि क्या पैसे का इंतजाम हो सकता है। और अगर आप उसने भी मना कर दिया तो आप जो है सबसे, जो आपके पास बिल्कुल गिने चुने ऑप्शन होते हैं कि भाई इन लोगों से मैंने कभी कभार बात की थी और पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप लास्ट में जाओगे उनके पास। तो समझ में आया, ऐसे ही सीपीयू करता है कि भाई मुझे डेटा चाहिए तो सबसे पहले जो इसके पास में है ये उससे पूछेगा कि भाई क्या ये डेटा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो भाई वो जाएगा कैशे के पास, कैशे के पास भी नहीं है तो फिर मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी से फिर जो है सेकेंडरी मेमोरी के पास। इस तरीके से जो आपका पूरा प्रोसीजर चलता है। सपोज जो है रजिस्टर्स के पार्ट डेटा नहीं मिला, सीपीयू जो है वो सबसे पहले जो है डेटा जो है रजिस्टर्स में ढूंढा, रजिस्टर में डेटा नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? कैशे के पास। कहाँ जाएगा? कैशे के पास। अगर कैशे के पास डेटा मिल जाता है तो भाई डेटा जो है वो आराम से अपना काम कर लेगा। सपोज जो है डेटा नहीं मिला, है ना, सेकेंड केस है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी यूनिट ऑफ डेटा जो है हम ट्रांसफर करते हैं कैशे और रजिस्टर के बीच में, सॉरी कैशे और सीपीयू के बीच में हम कितने यूनिट ऑफ डेटा को जो है ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका होता है 1 वर्ड। अगर आप कैशे और सीपीयू के बीच में डेटा की ट्रांसफर देखते हो तो 1 वर्ड जो है आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। कितना डेटा ट्रांसफर होता है? 1 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीपीयू जो है वो डेटा का जो ट्रांसफर है कैशे और सीपीयू के बीच में तो कितना है? 1 वर्ड, ठीक है। अब देखो क्योंकि कैशे जो है सीपीयू के बहुत ज़्यादा पास है, अब अगर इसको कुछ भी डेटा लेना होगा तो ये फटाक से यहाँ पे जाएगा और देखेगा और ले लेगा, है ना। 1 वर्ड का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होता है। सपोज जो है कैशे के पास सीपीयू को डेटा नहीं मिला, ठीक है। इन केस जो है सीपीयू को डेटा जो है वो कैशे के पास नहीं मिला। बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से समझा रही हूँ क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे जितना भी पढ़ोगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें दिक्कत नहीं होगी। बस इस पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। अब जो है कैशे के पास गया, कैशे पे डेटा नहीं मिला तो कैश कहाँ पे जाएंगे? अब भाई मेन मेमोरी के पास देखेंगे ना कि डेटा है कि नहीं, तो चले गए मेन मेमोरी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब मुझे सपोज जो है मेन मेमोरी के पास डेटा जो है वो मिल गया। अब मुझे यहाँ पर जब मेन मेमोरी के पास डेटा मिला तो कितनी यूनिट ऑफ डेटा मैं ट्रांसफर करूँगी? अब आप मुझे बताओ कि क्या हम 1 वर्ड डेटा को मैं ट्रांसफ़र करूं तो क्या काम चल सकता है? अगर मैंने कहा कि भाई मैं 1 वर्ड डेटा को ट्रांसफ़र करूं तो भाई अब यहाँ पे देखो 1 वर्ड डेटा जो है वो कैशे के पास आया, 1 वर्ड डेटा यहाँ पे आया तो 1 वर्ड डेटा जो है इसने सीपीयू को भेजा, ठीक है। अब सपोज जो है मैंने जो है nth इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू को चाहिए थी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो कैशे के पास नहीं मिली तो जो है मेन मेमोरी के पास मिल गई तो वो यहाँ पर आ गई। अगर वो n+1th इंस्ट्रक्शन को भी जो है एग्जीक्यूट करने लग गया तो क्या फिर से हम मेन मेमोरी के पास जाएंगे? कितनी स्लो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, आप समझ रहे हो? ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि भाई यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे गए, यहाँ पे मिल गया, क्या हम एक ही वर्ड को लेके आएंगे? अब मैं किसी स्लो पर्सन के पास जा रही हूँ, भाई मैं उसके पास कभी कभार जाती हूँ। आप सपोज करो यहाँ पे रियल लाइफ का एग्जांपल हो भाई, ठीक है, आप किराने की दुकान पे गए, आज आपके घर में साबुन खत्म है तो कल क्या आप दूसरी चीज लेने जाओगे? हम बनाते हैं ना एक पूरे मंथ की लिस्ट बना लेते हैं कि भाई सारा सामान हमने फटाफट लिख दिया। जो थोड़ा बहुत बीच बीच में देखो सबके घर में होता है वो अलग बात है, लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे चीजें लेके आओगे? जहाँ पे आपको सस्ता मिलता है तो आप एक ही टाइम पे पूरे महीने का राशन लेके आओगे कि नहीं आओगे? ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई एक एक वर्ड से काम थोड़ी चलेगा। अगर सीपीयू ने आगे पीछे वाले इंस्ट्रक्शंस को मांग लिया तो फिर क्या बेचारा वापस से वहां जाएगा? नहीं। और यहीं पर आपका यूज होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यही कहता है कि जो मेरे आसपास का है, जो मेरे उससे पहले है, जो मेरे बाद में है, वो सारा डेटा मैं उठा लाऊं कहाँ पर? कैशे मेमोरी में। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहाँ होता है? तो कैशे मेमोरी, है ना। कैश में जो आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी मैं इसको डिटेल में करवाऊंगी। टाइप्स भी होती है इसकी, काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको समझने की ये जरूरत है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम यूज करते हैं कहां पर? कैशे में, ठीक है। अब आ जाओ, तो भाई एक वर्ड नहीं लेके जा रहे तो कितना? एक ब्लॉक में हम डेटा लेके जाएंगे, पूरा ब्लॉक लेके जाएंगे जिसमें काफी सारे वर्ड्स होंगे, आगे पीछे सारे हो जाएंगे, ताकि जो है
अगर रजिस्टर नेक्स्ट में डिमांड करे कि भाई मुझे तो उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करना है, तो कैशे को बार बार जो है मेन मेमोरी के पास ना जाना पड़े और आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहे, इसलिए जो है मेन मेमोरी से जब डेटा जो है कैशे में आएगा तो डेटा की जो यूनिट ट्रांसफर होगी वो 1 ब्लॉक होगा। क्या होगा? 1 ब्लॉक ऑफ डेटा, जिसमें जो है आपके नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, अपनी कॉपी में अभी नोट्स बना लो कि भाई जब हम मेन मेमोरी से कैशे में जाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक लेके जाएंगे। भाई कहीं जा रहे हैं तो पूरा का पूरा चीजें लेके आएंगे ना। जैसे सपोज आप कहीं पर गए, घूमने गए और वहां पे आपको कुछ चीज अच्छी लगी तो अरे 2-4 चीज अच्छी लग रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक कल ले लेंगे, एक परसों ले लेंगे। जब जाइए आप दोबारा पता नहीं कब जाना हो तो पूरी चीज लेके आओगे ना। ठीक है, बस मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा मत लेना कि क्या ये तो इनका तो रोज का काम है ना। तो पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहीं पर जो है हम कैशे मैपिंग वगैरह जो है मेन मेमोरी से डेटा जो है कैशे में कैसे आता है, ये पूरा प्रोसीजर जो है आगे होगा, है ना। ये पूरा प्रोसीजर होगा, इसको जो है ज्यादा उसमें वो मत करो। अब आ जाओ यहाँ पे, एक सेकेंड में, ये तो पूरा ही चला गया। चलो मैं फिर से बना देती हूँ ताकि आपको खिचड़ी ना पके। ये आपका सीपीयू था, सीपीयू में ये आपके रजिस्टर्स थे, ठीक है। फिर थी आपकी कैशे, फिर थी आपकी मेन मेमोरी और फिर थी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जब मैंने यहाँ से यहाँ डेटा लिया तो एक एक वर्ड में लेके आई, यहाँ से यहाँ डेटा लिया तो पूरा का पूरा ब्लॉक लिया। अब देखो जब आपको डेटा जो है अगर मेन मेमोरी में भी ना मिले तो क्या करोगे? तो क्या करोगे जब आपको डेटा जो है मेन मेमोरी में भी ना मिले? तो हम जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी के पास, और सेकेंडरी मेमोरी तो भैया इतनी बड़ी है, सब कुछ लेके रखती है, सब कुछ होता है उसके पास, तो यहाँ तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि तो पूरा का पूरा कुआं है ना। अब यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, ये तो गारंटीड बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ से यहाँ पे डेटा लेके आओगे तो क्या ब्लॉक लेके आओगे? अब बात वही आ गई कि अगर उसने आगे पीछे या दूसरे ब्लॉक कुछ और मांग लिया तो क्या होगा? तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ डेटा जब उठाओगे तो क्या लोगे? यहाँ पर हम पूरे के पूरे पेजेस लेते हैं। और आपने ये वाला कंसेप्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, और मैंने ये बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में आपको करवाया हुआ है। जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा आता है तो हम यूज करते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। क्या यूज करते हैं? पेजिंग और सेगमेंटेशन। और एक पेज में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, एक पेज में क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। और मेन मेमोरी और ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और बाकी जो ये वाला काम है, ये काम है आपका हार्डवेयर का और सीपीयू का। ये वाला जो स्टार्टिंग के जो 3 काम है, सीपीयू, कैश और मेन मेमोरी, ये काम आता है आपका हार्डवेयर और सीपीयू के अंदर। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हार्डवेयर और सीपीयू की। लेकिन जब सेकेंडरी और मेन मेमोरी का फंडा आ जाता है, वो काम आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहां पर हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ते हैं। बाकी हम डिटेलिंग करेंगे, डोंट वरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वाला पार्ट है ये आपका जो है पेजेस उठ के आएगा। कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, जिसमें आपके बहुत सारे ब्लॉक होंगे। और जब आप मेन मेमोरी से कैशे में जाओगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक लेके जाओगे, और कैशे से जब सीपीयू के पास जाएगा तो 1 वर्ड में आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। आई होप आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये चीजें आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ी होंगी। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली और ये चीजें समझ ली तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपको उनमें कोई भी डाउट आ सकता है। किसी भी सिंगल पॉइंट पे आपको डाउट नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें कौन मैनेज करता है? आपका हार्डवेयर और सीपीयू। और पीछे वाला एरिया कौन मैनेज करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आप देखो कैशे मेमोरी जो है वो आपके किस पे काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे। तो क्वेश्चन कई बार आता है कैशे मेमोरी किस पे काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। साइज इसका बड़ा छोटा होता है, क्या होता है, किस तरीके से मेमोरी हायरार्की होती है, इंडिपेंडेंट क्लियर है, हायरार्की क्लियर है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए बाय डिफॉल्ट जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, हायरार्की होगा? फटाफट आंसर कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आपका जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है या हायरार्किकल? तो बाय डिफॉल्ट जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये चीज लिख लो भाई, नोट डाल लो अपनी कॉपी में। अब देखो असेस टाइम भी देख लेते हैं। अब भाई हमने जो है इंडिपेंडेंट का किया है तो अब इसका भी तो करना पड़ेगा कि असेस टाइम क्या है। असेस टाइम तो देखो टी। अब इससे पहले समझो
कि भाई ये आपका सीपीयू है और सीपीयू के बाद L1, L2 एंड सो ऑन Ln, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप L3 भी लगा सकते हो। एक सेकेंड मैं फिर से बना देती हूँ। सीपीयू के बाद जो है L1 के पास, देखो यहाँ पे हम कैशे भी लिख सकते हैं, मेन मेमोरी भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी। बस मैं आपको एक समझाने की बात कर रही हूँ, आप समझ जाओगे चीज़ों को। ये आप यही माने कैशे है, मेन मेमोरी है, ये है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ही मान सकते हो। ये आपका Ln है। अब आप देखो, अब मैं यहाँ पर टी एवरेज टाइम निकालूंगी तो क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू जाएगा L1 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे सेम देखो, इसका जो हिट रेशो है वो है H1 और इसको असेस करने का टाइम है T2। इसका जो हिट रेशो है वो है H2 और इसको हिट जो है असेस करने का टाइम है T2। इसका हिट रेशो है H3 और इसको असेस करने का टाइम है T3। सेम जो है इसका क्या है HN, और यहाँ पर तो हमें डेटा मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स वाई हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 करेंगे। और इसका जो असेस करने का टाइम है वो है TN। क्लियर है इतना। अब हम इसका जब एवरेज असेस टाइम निकालेंगे तो सीपीयू जो है वो किसके पास जा गया, L1 के पास गया। L1 के पास गया तो क्या होगा, इसका हिट रेशियो क्या है H1 और इसको असेस करने का टाइम क्या है T1, ठीक है। इतना हो गया। प्लस अगर डेटा जो है अगर मुझे L1 में नहीं मिला, अगर डेटा जो है मुझे L1 में नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं L2 के पास जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, चले जाते हैं, चली गई भाई। और H2 जो है इसका यहाँ पे हिट रेशियो हो गया। फिर जो है इसको असेस करने का जो टाइम है, हाँ जी, इसको असेस करने का टाइम क्या है, T2 है, ठीक है। अब यहां तक तो देखो आपने इंडिपेंडेंट वाला पढ़ा है। अब देखो अब मुझे जो है L2 से L1 के पास भी तो आना है। अब L1 को असेस करने का टाइम क्या है भाई, T1। क्या है, T1। समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया अब मुझे L1 के पास भी तो जाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट जो है L2 जो है वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो L2 से डेटा जाएगा L1 के पास और L1 को असेस करने का टाइम है T1। तो फिर जो है आपका डेटा जाएगा सीपीयू के पास। सेम जो है अगर डेटा आपको L2 के पास नहीं मिलता तो मैं कहाँ जाऊंगी, L3 के पास। L3 के पास गई तो हम पहले यहाँ पर ये लिखेंगे 1 - H1 1 - H2, क्योंकि इसका हमें मिस भी तो लिखना है ना। हिट रेशो नहीं हुआ तो मिस तो लिखेंगे ना कि मिस हो गया। और L3 का जो है हिट रेशो क्या है, H3 है और इसको असेस करने का टाइम क्या है, T3। और फिर जो है मैं T2 को भी असेस करूंगी और मैं किसको करूंगी, T1 को भी असेस करूंगी, क्योंकि भैया L3 से डेटा जाएगा T2 के पास, L2 के पास, और L2 से डेटा जाएगा L1 के पास। किसके पास जाएगा, L1 के पास। और L1 के पास जब डेटा जाएगा तो भाई ये पूरी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो आपको डेटा जो है वो L3 के पास भी नहीं मिला, सो ऑन हम Ln के पास जा रहे हैं इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, 1 - H1 1 - H2 1 - Hn, ठीक है, ठीक है। और इसको जो असेस करने का टाइम है वो है Hn, और Hn का क्या होगा, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डेटा मिलना ही है। प्लस इसका जो असेस टाइम क्या हो जाएगा, Tn प्लस Tn - 1 प्लस T3 प्लस T2 प्लस T1, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका एवरेज टाइम बनेगा। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे जो है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू T/1/T एवरेज, और जिसमें हम डेटा करते हैं वर्ड्स पर यूनिट टाइम में ट्रांसफर। डेटा किस में ट्रांसफर होता है, वर्ड्स पर यूनिट। किस में ट्रांसफर होता है, वर्ड्स पर यूनिट में आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। आई होप आपको जो है ये वाले जो पूरे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे चलते हैं, है ना, क्योंकि ये मैंने समझा दिया है। तो क्वेश्चन देखो, अब ये वाला पूरा हमने पढ़ लिया है। मैम एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैंने डिवाइड किया किसमें, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट लेवल पे होती है। लेवल आपने अभी देखे कि नहीं देखे, L1 L2 ये क्या है, लेवल्स हैं, और लेवल्स पे ही आपके क्या है, मेमोरी है, ठीक है। और सीपीयू जो है वो ट्राई करता है में असेस डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी। और सीपीयू का क्या ट्राई होता है कि ये डिफरेंट लेवल पे जो आपकी मेमोरी है उसको क्या करे,
असेस करे, ठीक है। ऑन द बेसिस द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, और इसी बेसिस पे जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका साइमल्टेनियसली असेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है आपका हायरार्किकल असेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है भाई? मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें जो है आपको कहीं पर मिलेंगी, है ना, क्योंकि ये जो है आपका नेट और गेट लेवल है, टीजीटी पीजीटी में ये चीजें नहीं होती। इसमें जो है आपको साइमल्टेनियस असेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें जो है ऑल लेवल्स में मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू से। जस्ट मैंने आपको लिखवाया भी था कि यहाँ पर मेमोरी जो है वो सभी लेवल से जो है वो क्या होती है, कम्युनिकेट करती, डायरेक्टली कनेक्ट होती है। वेन एवर सीपीयू रिक्वायर एनी वर्ड, अगर सीपीयू को कोई भी वर्ड चाहिए, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इट ऑल लेवल साइमल्टेनियसली, मतलब L1 से स्टार्ट करेगा, ना कि कहीं L1 L4 L1 ऐसे से नहीं करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और देन जो है लास्ट तक जाएगा। अगर सीपीयू को कोई भी वर्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड्स में डेटा ट्रांसफर होता है, किसी भी वर्ड की रिक्वायरमेंट है तो वो हर लेवल पे सर्च करेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? ओके। अब देखो ये लेवल 1 लेवल 2 है, लेवल 1 पे डेटा मिल गया, दैट्स ओके, नहीं मिला तो लेवल 2 पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने चीजें बताई हैं आपको। देखो H1 पे डेटा असेस करने का, सॉरी हिट रेशो, T1 को असेस करने का टाइम अगर उस पर नहीं मिला तो हम जाएंगे L2 के पास, तो 1 - H1 इसका मिस प्लस हिट प्लस जो है इसको असेस करने का टाइम T2। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो यहाँ पे आपको जो है ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि हिट रेशो जो है हमेशा लास्ट लेवल पे क्या होता है, 1 होता है। जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जब हम जो है लेवल 3 एन पे जाएंगे तो यहाँ पे जो HN होगा वो हमेशा आपका क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिट रेट जो है वो लास्ट लेवल पे क्या होगा, HN होगा, HN-1 होगा, फिर TN होगा। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो लास्ट लेवल पे हिट रेशो जो है हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है। ये चीजें क्योंकि लास्ट लेवल पे आपका जो है डेटा जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा, वहां पे तो मिलेगा ही भाई। अगर सीपीयू ने कोई भी एड्रेस जनरेट किया है तो वो पागल नहीं है, उसको पता है कि उसके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी खाली है, कितनी कौन कौन सी चीजें क्या है, कौन कौन से एड्रेसेस स्टोर है, तो वही एड्रेस तो वो जनरेट करेगा जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर स्टोर्ड है तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग जो है डेटा भी उसके कोरस्पॉन्डिंग में डेटा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? बस क्लियर होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये इसकी वो आ गई। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल डायरेक्टली समझा दिए थे, L1 L2 L3। यहाँ पे देखो लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे 2 लेवल लेके समझाया, यहाँ पे 3 लेवल लेके समझाया। मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दिखा दिया n तक का, ठीक है। अब ये हायरार्किकल आपका स्टार्ट हो गया है, तो आपको जो है इंडिपेंडेंट क्लियर है। अब हायरार्किकल देखो, हायरार्किकल में लेवल 1 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। देखो लेवल 1 जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से, यानी कि जो कैशे मेमोरी है डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। उसके बाद जो है लेवल 1 किससे होगा, लेवल 2 से। लेवल 2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट किससे होगा, लेवल 1 से। और लेवल 3 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट किससे होगा, लेवल 2 से। और डेटा जो है 1 बाय 1 करके आगे जो है वो जाता रहता है ना। देखो इट सर्च इज द वर्ड इन लेवल 1, अगर 1 में सर्च किया अगर नहीं मिला तो लेवल 2 पे जाएगा। इट रिक्वायर्स वर्ड इज नॉट इन फाउंड लेवल 2, तो वो लेवल 3 पे जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है वो सर्च करता रहेगा, ठीक है। वर्ड्स में ही डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन जब हम कैशे से जाएंगे तो वर्ड में डेटा ट्रांसफर करेंगे। मेन मेमोरी के पास गए हैं तो ब्लॉक उठा के लाएंगे, और सेकेंडरी मेमोरी के पास गए हैं डेटा ढूंढने तो पूरा पेज लेके आएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? और ये सारी चीजें आगे और ज्यादा डिटेलिंग में आएंगी, ठीक है। तो ये है आपका सीपीयू लेवल 1 लेवल 2, ये आपका जो है असेस करने का टाइम, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये कर चुके हैं। ये पूरा जो है मैं आपको यहाँ पे विद एग्जांपल करवा चुके हैं। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर रट भी लिया, अगर आपने अब इतना डिटेलिंग से करवाने के बाद अगर आपने इसको रट लिया तो फिर तो भाई दिक्कत वाली बात है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की जरूरत है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली, और जो है आपका हायरार्किकल बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आपको जो है ये हमने फॉर्मूला ड्राइव्ड किया है, आपको समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका जो है साइमल्टेनियसली, जिसको आप इंडिपेंडेंट भी कहते हो, तो ये आपका कैशे और ये आपका मेन मेमोरी है। तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला क्या था कि भाई हम जो है क्या जाएंगे, देखो 2 लेवल्स हैं आपके पास, 1 और 2 है ना। तो यहाँ पे H1 इंटू T1 अगर आपको जो है यहाँ पे मिल गया तो H1 इंटू T1, और यहाँ पे नहीं मिला तो मेन मेमोरी के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मिस
इनटू इसका जो है हिट और इसका जो टाइम लगेगा वो हम यूज करेंगे। तो देखो यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, सीपीयू है, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, ठीक है। फिर इसका जो असेस टाइम है, जो इसका हिट है वो H1 है और इसको असेस करने का टाइम क्या है, T2 है। इसका हिट है H2 और इसको असेस करने का टाइम है T2, इसका T1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गए H1 इंटू T1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे नहीं मिला तो इसके पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मिस तो 1 माइनस H1 और इसका हिट H2 और इंटू T2, यही था फॉर्मूला, बस लगा दिया और जो भी जो है बोला है वो हम जो है पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हायरार्किकल का आया, हायरार्किकल में क्या होगा कि मेन मेमोरी से डेटा उठ के कहाँ जाएगा, कैशे में जाएगा, दैट्स वाई जो है यहाँ पे T1 प्लस T2 हो जाएगा। और वहां पे देखो यहाँ पे आया आपका 24 और यहाँ पे आया आपका 25, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर हैज अ कैशे और मेन मेमोरी एंड अ डिस्क यूज्ड इन अ वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सेस इन द कैशे टेक 10 नैनोसेकंड, ठीक है, एंड असेस टू मेन मेमोरी टेक। देखो अगर आप कैशे को असेस कर रहे हो, अगर आप कैशे पे जा रहे हो तो उसको असेस करने का टाइम जो है वो आपका क्या है, 10 नैनोसेकंड है। तो T1 हो गया आपका 10 नैनोसेकंड और जब आप मेन मेमोरी पे जा रहे हो तो उसको असेस करने का टाइम है 100 नैनोसेकंड, ठीक है। एंड एसेस द डिस्क टेक 10,000 नैनोसेकंड। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी पे जा रहे हो तो उसको असेस करने का टाइम है 10,000, है ना। सपोज द कैशे हिट इज 0.9 और कैशे का जो हिट है वो 0.9 है और मेन मेमोरी का जो हिट है वो है 0.8 और अफेक्टिव एसेस टाइम इज रेफर्ड वन वर्ड इन सिस्टम। तो आपको जो है दोनों तरीके से यहाँ पे देखो, आपको साइमल्टेनियसली मेमोरी भी यूज करनी है और आपको हायरार्किकल भी यूज करनी है। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सारी चीजें आपको गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दे नहीं रखा, ठीक है। तो भाई फटाफट निकाल दो, डायग्राम बनाओ और जो है फॉर्मूले बना के देखो। देखो ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, सपोज जो है आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपने यूज किया तो साइमल्टेनियसली के लिए क्या हो जाएगा, कैशे का जो है सबसे पहले हिट देखोगे, कैशे का मैंने सबसे पहले हिट देखा तो क्या था, हिट इंटू T1, इसको असेस करने का टाइम प्लस इसका मिस क्या हो जाएगा 1 माइनस H1 और इसका जो है असेस करने का टाइम, सॉरी इसका मिस क्या हो जाएगा H2 और इसका जो है क्या करेगा T2 टाइम में इसको असेस करेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस H1 1 माइनस H2 H3 इंटू T3। यही था कि नहीं था, यही फॉर्मूला था। अब देखो इसको करके देखते हैं। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले कैशे के पास जाएंगे क्योंकि हमारी सबसे पहले क्या है, सीपीयू कैशे से इंटरेक्ट कर रहा है। तो कैशे का देखो, कैशे को असेस करने का टाइम यानी कि T1 क्या है हमारा 10 है ना, T1 क्या है 10 है, तो T1 10 है और H1 क्या हो गया, यहाँ पे हिट रेशियो देखो, कैशे का हिट रेशियो क्या है 0.9 है, तो हिट हो गया 0.9, ठीक है, जिसको आप जो है 9/10 कर दो तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम मेन मेमोरी के पास जाएंगे तो 1.0.9 और मेन मेमोरी को का हिट रेशियो क्या है 8/10 और उसके बाद जो है इसको असेस करने का टाइम यानी कि T2 क्या है 100, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है प्लस, अब मैंने आपको बताया था जब लास्ट हमारा जो है, जब भी हम लास्ट में जाएंगे तो उसका हिट रेशियो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 1 माइनस 0.8 इंटू 1 और इसका जो है टाइम क्या है 10,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस यहाँ पे आ गया 0.1 बचेगा तो 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, इंटू में 80 तो यहाँ से ये कैंसिल, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 और इंटू 0.2 और इंटू में 10,000 है ना 10,000। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 2/100 इंटू में 10,000 है ना, तो 2 0 से 2 0 और ये क्या हो जाएगा 200 प्लस में 17 तो 217। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 217, क्या आएगा 217। अब आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला आपने लगाया है H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 प्लस इंटू T2 1 माइनस H1 इंटू 1 माइनस H2 इंटू H3 इंटू T3। अब देखो सेम लगाया हमने, सेम किया सब कुछ, और जो है 217 जो है नैनो सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका इंडिपेंडेंट हमने यूज किया। अब हम यूज करेंगे हायरार्किकल। हम क्या यूज करेंगे? हायरार्किकल असेस मेमोरी टाइम यूज करेंगे। तो द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी शोन दैट्स, ये इस तरीके से जो है सेम जो है आप फॉर्मूला लगाओगे, बस क्या हो जाएगा T1 के साथ T2 ऐड करेंगे और यहाँ पे जो है तीनों ऐड हो जाएंगे, और इस वजह से जो है यहाँ पे 220 नैनो सेकेंड आएगा। इसको प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन गिवन है, फॉर्मूला आपको याद है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने देखो इस तरीके से मैंने आपको करके बताया था, तो सेम जो है आप इस तरीके से जो है बना के देखना। ये आपका CPU है, CPU के साथ L1 है, L1 के साथ L2 है और L2 के साथ आपका L3 है। ठीक है, इसको मान लेना कैशे। ये जो है आपका मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। कैशे का जो H1 है वो क्या है 0.9 और इसका जो T1 एसेस टाइम है वो है 10। मेन मेमोरी का जो H2 है वो है 0.8 और इसका जो एसेस टाइम है T2 यानी कि वो है 100, और सेकेंडरी मेमोरी का जो H3 है वो है 1, क्योंकि लास्ट में जहाँ पे भी होता है वो आपका 1 होता है, और इसका जो एसेस टाइम है वो है 10,000। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी जो है ज्यादा वो है, सारी चीजें गिवन है, सेम आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको सारी चीजें जो है वो पुट कर देनी है। क्लियर है भाई? क्लियर है? फिर भी मैं एक बार फिर से जो है आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले L1 के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा, हिट इंटू T1 यानी कि H1 इंटू T1। ठीक है, अगर कैशे के पास डेटा नहीं मिलता तो हम जाएंगे मेन मेमोरी के पास, और मेन मेमोरी के पास जाएंगे तो मिस यानी कि 1 माइनस H1 इंटू H2 और इंटू क्या आ जाएगा T2, और जो है ये हायरार्किकल है तो T2 से डेटा कहाँ जाएगा T1 के पास, इसलिए जो है T1 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद देखो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में। देखो H1 और T1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस H1 क्या हो जाएगा 2/10 इंटू 1/10 इंटू H2 आपका क्या हो जाएगा 0 यानी कि 8/100 इंटू T2 प्लस T1 क्या हो जाएगा T2 प्लस T1 दैट इज 110। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 88 अपॉन में 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आ गया है 9 प्लस में 8.8, क्या आया 9। इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो आपका क्या आया 9 प्लस में 8.8, 9 प्लस में 8.8। ठीक है, प्लस अब इसका फॉर्मूला लिखो 1 माइनस H1 1 माइनस H2 इंटू H3 इंटू T3 प्लस T2 प्लस T1, यही है। तो देखो 1 माइनस H1 क्या हो जाएगा 0.1 यानी कि 1/10 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/10 इंटू H3 आपका क्या है 1 है और T3 आपका क्या है 10,000 है प्लस 100 है प्लस 10 है। ठीक है, तो ये 110 और क्या हो जाएगा ये 10,000 100 और 10 011 तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, इसको ऐड कर लेना, और यहाँ से जो है हमारा 17.8 जो है ये हमारा स्टार्टिंग के दो सॉल्व करके आए थे, और यहाँ से जो है इसको सॉल्व करके देख लेना आपका जो है पूरा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है 130 नैनो सेकेंड आएगा। ठीक है, क्या आएगा 220 नैनो सेकेंड। इसको करके देखना, देखो 9 प्लस 8.8 आया था और पीछे जो है वहाँ से हमारा 10101 इस तरीके से आ रहा था, तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन बेस्ड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है मेमोरी हायरार्की, अब कल हम जो है पढ़ेंगे कैशे पढ़ेंगे। मेन जो अपना जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कैशे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कैशे को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको मेन मेमोरी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें रैम रोम ये सारी चीज़ें आती है, क्योंकि बेसिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई थोड़ा मैं आपको जो है पूरा बेसिक्स करवाऊँगी, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इतना ही करवा रही हूँ, क्योंकि इसके बेस पे जो 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए कि भाई ये क्या दे दिया मैम ने, है ना। तो ये जो है क्योंकि समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर जो है ये कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे ये मेमोरी हायरार्की आपका। ठीक है, तो ये सारा मेन मेमोरी और ये सब हम कल करने वाले हैं। ये यहाँ से कैशे मेमोरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है,
अब देखो जब कैशे सेकेंड, ये वर्चुअल मेमोरी मैपिंग आपको पता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सिर्फ मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी की मैपिंग पढ़ेंगे। वो हम जो है कल की क्लास में डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है, एसोसिएटेड मैपिंग क्या होती है, सेट एसोसिएटिव क्या होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों यूज कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव मेमोरी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम पूरा जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल जो है पूरी की पूरी यूनिट को करेंगे बाइंड अप। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और पेड क्लास, ये जो है डेमो क्लास थी आप लोगों के लिए, ठीक है, ये डेमो क्लास थी। ये बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम डेमो दे दीजिए। वैसे तो मैंने बोला था कि एनएस क्लासेस पे सब मैं ही पढ़ाने वाली हूँ आपको पूरा सिलेबस, बट फिर भी बच्चे चाहते थे कि डेमो चाहिए, तो डेमो क्लास है ये आपकी। ठीक है, कल से जो है आपकी कंटिन्यू होगी। बाकी जो फ्री वाला जो बैच है मैं आपको बता दूं, 40 डेज क्रैश कोर्स आएगा। उस 40 डेज क्रैश कोर्स को 20 डेज में डिवाइड करेंगे। 20 डेज में आपका पेपर 1 और 20 डेज में आपके पेपर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और जो भी बच्चा पेड क्लास को, पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, नीचे व्हाट्सअप नंबर पे दिए, जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर जो है कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी की डिटेल ले सकता है। फीस मैं आपको बता चुकी हूँ 8000 रुपीज़ है, क्योंकि भाई सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वाइड है, नेट और गेट लेवल का है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो भाई जितना मुझे लगता है उतना मैंने जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे ये नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एडिशनल आपको कुछ नहीं करना। फिर भी भाई मैं जो है अपना जितना मुझे जायज़ लग रहा है उतना मैं ले रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा जो है नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। जल्दी फ्री क्लास, फ्री जो है ग्रुप को भी हम जल्दी से जल्दी जो है मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, ताकि जो है आप फ्री वाले को भी जो है अपने अच्छे से कंटिन्यू कर सको, डेली बेसिस पे अपने नोट्स बना सको। ठीक है, तो करते हैं यहीं पर क्लास को बाइंड अप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।